नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल यज्ञ विद्या के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम बात करेंगे हिंदी के उस पोर्शन की जो 30 अगस्त 2024 की जो पहली शिफ्ट है री एग्जाम की, उसमें पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला और एनालिसिस के बारे में पूरा विस्तृत डिटेल जानेंगे, जो कि आपकी उपयोगी होगी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए महत्वपूर्ण। चलिए बिना समय जाए कि करते हैं पहले प्रश्न की शुरुआत। और पहला प्रश्न आपके समक्ष आ रहा है, लगाइएगा। ये रहा पहला प्रश्न, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो बैलों की गाड़ी, बैल की गाड़ी, यहां पर इसका वर्णन करें अगर, क्या हो जाएगी? बैल की गाड़ी, बैल की गाड़ी। अब बैल की गाड़ी की अगर बात कर लें तो यहां पर की जो शब्द है वह किसकी व्याख्या कर रहा है? की शब्द किसकी व्याख्या कर रहा है? तो जो की शब्द है वह हमें संबंध दिखा रहा है, और संबंध की बातें कहाँ होती हैं? पुरुषों में होती है। तो क्या हो गई? पुरुष समास, यानी कि तत्पुरुष समास। क्या हो गया? तत्पुरुष समास। हमारे सामने निकल कर आया कि बैलगाड़ी शब्द को तोड़ने पर जो समास निकल कर आया वह तत्पुरुष समास निकल करके आ रहा है। अब आपके समक्ष कुछ की पॉइंट्स दे रहा हूं कि कहां से प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। देखिए, समास वाले टॉपिक में बहुत ज्यादा प्रश्न मिल रहे हैं, तो समास को आप छोड़िए मत, और समास में भी आप उसको मत छोड़िए जो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। दूसरा है जो आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, धारय समास। तीसरा है आपके समक्ष द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। तीसरा है जो चौथा मिलेगा आपको, द्वंद्व हो गया, द्विगु हो गया, कर्मधारय, अच्छा द्विगु बचाएं, द्विगु समास, द्विगु समास। इसके बाद में आपका जो बहुव्रीहि है वो भी बीच बीच में आ रहा है, और अव्ययभाव भी थोड़ा कम। ये लेकिन सबसे ज्यादा ये दो आ रहे हैं, तत्पुरुष और कर्मधारय सर्वाधिक रूप से। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो आपके समक्ष प्रश्न है वह, ये प्रश्न की व्याख्या दे दी गई इस वाले प्रश्न की, जो कि हम अभी पढ़े हैं। इसकी व्याख्या मैंने आपको पहले ही बता दी है। 1992 का व्यास सम्मान के विजेता कौन है? 1992 में, यानी कि 1992 में व्यास सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया था? अब आप कहेंगे सर ये तो स्टैटिक देके हिंदी में कैसे ले लिया आपने? तो ये व्यास सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और हमारे पास जो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड को भर्ती बोर्ड जो है वह आपसे प्रश्न हिंदी ग्रामर के साथ साथ अपठित गद्यांश भी और साहित्यिक पोर्शन में पुरस्कार वाली श्रृंखला और रचनाकार के नाम पूछता रहता है। तो यह साहित्य के क्षेत्र में जब दिया गया इसको, तो यह 1992 में दिया गया था। और नीला चांद नामक एक रचना के लिए, नीला चांद नामक जो रचना है, जो कि एक उपन्यास है, और इसके रचनाकार जो है ना वह है डॉक्टर शिव प्रसाद। कौन है? शिव प्रसाद। अच्छा, इस रचना को कैसे याद रखेंगे? याद रखने का सीधा फंडा है, शिव जी के सिर पर कौन बैठे हैं? चांद। और चांद कहां है? आसमान में। आसमान कैसा दिखाई था? नीला। तो नीला चांद किसके सिर पर विराजमान है? शिव जी के। तो शिव प्रसाद सिंह जो हो गया इनका रचनाकार हो गया, नीला चांद की रचनाकार। इसी के लिए 1992 में यह पुरस्कार दिया गया है। एक प्रश्न और पूछता है कि 2023 में जो व्यास सम्मान है वह किसे मिला है? तो उस भारती जी करके हैं, उनको मिला। यादे और यादे के लिए इसको दिया गया है पुष्पा भारती। झुकेगा नहीं साला, याद है ना मूवी पुष्पा, वही पुष्पा भारती झुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनको याद आती है, किसकी? आप लोगों की। क्योंकि एग्जामिनर उनको भूल कैसे गए, ये याद दिलाने के लिए उन्होंने लिखा यादे और यादे। झुकेगा नहीं वो, प्रश्न परीक्षक के सामने वो झुकने वाला नहीं, परीक्षक को झुका के रहेगा, है ना, याद रखना। तो 2023 में पुष्पा भारती को यादे के लिए व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद में परिच उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे कि उसका अर्थ छोड़ना हो जाए? छोड़ना यानी कि त्यागना, किसी का त्याग करना उस सेंस में हो रहा है। तो हार में अगर परि उपसर्ग जोड़ दें हम, हार में अगर हम परि, देखिए सब में यहाँ परि प्लस कर रहा हूं, सब में परि जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पर परिहार हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में ताप में अगर परि जोड़ें तो परिताप हो जाएगा। इसके बाद में तोष में अगर परि जोड़े तो परितोष हो जाएगा, परितोष आ गया। इसके बाद में अगर हम परि में जन जोड़े तो परिजन हो जाएगा,
कौन हो जाएगा, परिजन निकल करके आ जाएगा। अब यहां अगर हम तीनों में चारों विकल्प में अगर देखें तो एक आपको विकल्प उठ करके आ रहा है, और वह कौन सा है भाई, वह है आपके समक्ष परिहार। परिहार क्या है, ये आपको डिनोट करवा रहा है छोड़ने के सेंस, ठीक है। तो परिहार में जो हार शब्द है वह मूल शब्द है, और परि उपसर्ग जोड़ने से त्याग छोड़ने के पर्पज से ये शब्द बन पा रहा, यानी कि यहां पर विकल्प नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कौटिल्य का विलोम। तो आर्जव है क्या, मार्धव है क्या, मार्धव ऐसा तो होता ही नहीं है। आतर्व, ये भी कोई मीनिंग वाला नहीं है। मृदुलता, मृदुलता यानी कि जो कोमल भाव, कोमलता रखने वाला, कोमल धारण करने वाला, तो इसका तो विलोम क्या होगा, इसका विलोम होगा आपके सामने कठोरता। क्या हो जाएगा, कठोरता हो जाएगा। विकल्प आपके सामने बचा है कौन सा, ए। तो कौटिल्य का जो विलोम है वह क्या होगा, आर्जव होगा। विकल्प नंबर ए करेक्ट निकल करके हमारे समक्ष आ चुका है। ये जो आपको समक्ष रखा हुआ है पीपीटी के लिए, यानी कि जो पीडीएफ क्लास की जो पीडीएफ है वो, और क्लास लिंक जो है, इसका अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल दोनों को फॉलो करिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा समास, कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग पूछा गया है। परा, प्रति, प्र, परि। तो प्रतिकूल में कुल अलग निकाल दीजिए, बचा क्या है, प्रति बचा है। प्रति बचा, ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। सबसे आसान प्रश्न है। प्रति जो शब्द है उसका अर्थ अनेक है, जैसे प्रत्यय के सेंस में, विरोध के सेंस में भी होता है, बराबरी के सेंस में भी इसका प्रयोग होता है, और परिवर्तन के सेंस में भी। यहाँ पर कुछ विकल्प और प्रति उपसर्ग के दिए हैं, प्रतिदिन, प्रतिष्ठा, प्रतिक्षण, प्रतिबंध, प्रतिद्वंदी और प्रतिस्पर्धी। प्रतिशोध, प्रतिनिधि, ये सभी क्या है, प्रति शब्द के प्रति उपसर्ग लगने से बने हुए शब्द हैं। तिलक शब्द जो है आपके समक्ष, यहाँ पर तिलक शब्द जो है इसका पूछा गया कौन सा है। देखिए यहाँ तद्भव गलत लिखा था, ध गलत टाइप हो गया था। यहाँ पर जो तिलक किस प्रकार का शब्द है, तद्भव है क्या, संकर है क्या, तत्सम है क्या, देशज है क्या। अब आप कहेंगे सर आपने तद्भव काटा, तद्भव होगा नहीं। यहाँ पर ये जो तिलक है संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा के शब्दों क्या कहते हैं हम, तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, तत्सम बनेगा। लेकिन एक बात और जानने की बात यहाँ यह है मेरे साथियों, कि जो तिलक है इसका एक रूप और है, और मुझे लगता है कि अब ये भी पूछा जा सकता है। एक रूप और कौन सा है, ये वाला है। तो ये जो रूप है यह महाराष्ट्री जो भाषा है या बोली है, महाराष्ट्री जो भाषा है उसका शब्द है, जिसे हिंदी में भी एक्सेप्ट किया है। क्योंकि अभी एक 53वां वर्ण जोड़ा गया है, 53वां वर्ण जोड़ा गया हिंदी में, हिंदी व्याकरण में जोड़ा गया है, और वो कौन सा है, ड़ है। क्या है, ड़ है, ड़। ये इसे जोड़ लिया गया है, और इसकी श्रेणी बनाई गई है विशिष्ट व्यंजन। क्या बनाई है, विशिष्ट व्यंजन। याद रखिएगा इस बात को, है ना, ठीक है। चलिए तनिक चीजों को रिकॉल करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यहां पर स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची बताइए। जो स्वच्छ है उसका पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। नीरज, निर्मल, पंकिल और नीरद। तो यहां पर आपके समक्ष जो प्रश्न है, जो नीरज है वह तो कमल का पर्यायवाची हो गया, कमल का पर्यायवाची हो गया। नीरद यानी कि बादल, बादल के सेंस में हो जाएगा, है ना, जिसमें पानी भरा हुआ हो, बादल, नीरद। नीर नहीं पानी, और द यानी कि पानी को धारण करने वाला, तो बादल हो गया। निर्मल यानी कि जहां मल ना हो, जहां मल ना हो, न हो, यानी कि साफ हो, साफ सुथरी जगह हो, ठीक है। पंकिल यानी कि जहां गंदगी हो या अस्वच्छ जगह हो, जहां जहां मल हो, जहां मल हो या गंदगी हो या सफाई नहीं हुई हो, अस्वच्छ हो, अस्वच्छ हो, तो इसके सेंस में पंकिल का यानी पंकिल उसका पर्यायवाची बनेगा। आपसे यहाँ स्वच्छ का पूछा है पर्यायवाची, तो पर्यायवाची निर्मल निकलेगा, लेकिन अगर विलोम पूछता तो पंकिल निकल सकता था। तो यहाँ पर निर्मल शब्द क्या है, एकदम करेक्ट है। और साफ, बेदाग, शुद्ध, पवित्र। इसके बाद में नीरज का कमल, पंकज, जलज, पंकिल मलिन, अपवित्र, गंदा। और इसके बाद में जो नीरद है, नीरद मेघ, जलधर, वारिद, मैंने आपको बता ही दिया, बादल के हैं सभी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, बरवे छंद है, क्या है,
वर्ब छंद क्या है? तो देखिए पहले छंद को समझ लेते हैं भाई। तो छंद जो है वह मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तीनों? एक बार इन तीनों के नाम जान लेते हैं, और 3 में से फिर हम मात्रिक छंद का थोड़ा डिटेल उसके नाम भी जान लेंगे। सबसे पहले होता है मात्रिक छंद। क्या होगा? मात्रिक छंद। इसके बाद में यानी कि मात्राओं की गणना करना। किसकी गणना होगी? मात्राओं का ध्यान रखेंगे। मात्राओं की गणना करेंगे, इसमें करेंगे मात्राओं की गणना। ठीक। इसके बाद में वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में क्या होगा? वर्णिक छंद में वर्णों की गणना करेंगे। किसकी करेंगे? वर्णों की गणना करेंगे। वर्णों की गणना करेंगे। वर्णों की गणना करेंगे। इसके बाद में जो मात्रिक छंद हो गया, वर्णिक छंद हो गया, और अगला आपका मुक्तक छंद। क्या हो गया? मुक्तक छंद। मुक्तक छंद जो कि मात्रा व यानी कि प्लस करता हूं और वर्ण के जो नियम है और वर्णों के नियमों से मुक्त, के नियमों से मुक्त यानी कि इनके नियमों का पालन नहीं करता है। यहां पर न वर्ण का ध्यान रखना न मात्रा का, बल्कि अपने अंदाज में लिखते हुए चलना। आगे देखिए, अब जो मात्रिक छंद है उसके भी 3 प्रकार है। मात्रिक छंद के भी 3 प्रकार है। कौन कौन से मेरे भाइयों? जरा देखिए, यहां पर सबसे पहले सम्मान रूप धारण कर, सभी का सम्मान करेंगे तो सम मात्रिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सम मात्रिक आ जाएगा। अब मात्रिक सबके पीछे नहीं लिखूंगा क्योंकि मात्रिक की बात चल रही है ना। इसके बाद में अर्ध सम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पहले पूरा सम्मान रहेगा, फिर क्या होगा? आधा सम्मान रहेगा, अर्ध सम आ जाएगा। अर्ध सम आ जाएगा। फिर क्या होगा? बिल्कुल भी सम्मान नहीं रहेगा, सब कुछ विषम मात्रा में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? विषम मात्रिक हो जाएगा। याद रहेगा, यहां पर हमसे जो पूछा गया वर्ब है वह अर्ध सम्मात्रिक में आएगा। क्या आएगा? क्योंकि इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं पाई जाती हैं। पहला और तीसरा जो है वह क्या होगा? 12-12 मात्राएं, और दूसरा और चौथा चरण जो है उनमें क्या होगा? 7-7 मात्राएं होगी। याद रखना ये बात है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो रहा आपके समक्ष, और अगला जो प्रश्न है वह है आपका 9th नंबर का। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? बताइए जल्दी, कमेंट कीजिए। तो देखिए, जो पहला शब्द है ये तो नहीं होगा, मीठा नहीं है। तेज, तेज भागने वाली बात हो रही है, विशेषता बता रहा है। तो यहां पर जो तेज है वो क्या होगा? आपका क्रिया विशेषण होगा। यहां पर ये आप हैं जो आप अपने प्रतिद्वंदी यानी कि आपका साथी कॉम्पिटिटर है उससे तेज भाग रहे हैं, क्योंकि आपको सिलेक्शन पाना है। वही है, वह तेज दौड़ता है। जो क्लास को देखने वाले बच्चे हैं वो तेज दौड़ते हैं, तो वह तेज दौड़ता है। वह अभी आया, वह अभी क्लास करना आया है, वह बाहर खेल रहा है, और आपका कोई साथी बाहर खेल रहा है, खेलने दीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। उसने बहुत मेहनत की, आपने बहुत मेहनत की है, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा रनिंग की। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, और अगला प्रश्न आपके समक्ष आता है आपकी स्लाइड पर, और ये कहता है मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन बताइए। अभी मैंने आपसे कहा है कि समास में से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब फिर से यहां से आपसे मुख दर्शन में भी समास पूछ लिया गया है। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व, बताइए कौन सा यहां पर आपको लग रहा है कि ये तो इसका होना ही चाहिए। तो यहां पर जो निकलेगा मुख दर्शन में भी तत्पुरुष समास निकलेगा, क्योंकि मुख का दर्शन और का आ रहा है, तो यहां पर जो प्रथम पद है वह गौण हो गया। मुख के दर्शन महत्वपूर्ण, दर्शन शब्द जो है उसकी प्रधानता हो जा रही है। उत्तर पद जो है वह प्रधान हो रहा है, पूर्व पद गौण हो जा रहा है, और जब पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। आगे की तरफ चलते हैं। राजकुमार, मूर्तिकार, राजद्रोही, राजमल, गंगाजल, ये सभी आपको मिलेंगे तत्पुरुष समास के उदाहरण। 11वां प्रश्न कह रहा है 8 कनौजियां 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? चूल्हे हैं उनका अर्थ पूछा, 9 चूल्हे। 8 कनौजियां 9 चूल्हे हैं, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? फाका करना, संपन्नता की स्थिति, मस्त रहना, अलगाव की स्थिति। आप जो किसी बात का दूरी बना रहे हैं, किससे दूर रह रहे हैं, वहां कहते हैं कि 8 कनौजियां 9 चूल्हे, आप अलग हो गए, उस सेंस में है।
अलगाव की स्थिति के लिए इसको कहते हैं भाइयों का बंटवारा हो जाता है, वहां भी ये कहावत चल पड़ती है। तो 8 कनौजियां 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है कि अलगाव की स्थिति यानी अलग अलग रहना लग जाना। ये देखिए ये एक घर था, ये एक घर था, 3 भाइयों का एक समूह था यहाँ पर, और इन तीनों भाइयों का बंटवारा हुआ तो देखिए दीवार बीच में लग गई है ना, ये दीवार बीच में आई है ना, ये ऐसे ही नहीं आएगा, ये लड़ाई के कारण तैयार हुई है, अलगाव हो गया और दीवार खड़ी हो गई है, तीनों भाई 3 तरफ हो गए, अब एक नहीं है, अलग अलग रहेंगे तीनों। ठीक है, अगला प्रश्न आपके समक्ष है री। री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? आपसे यहां पूछा है स्वर, याद रखना आपके जो स्वर हैं, स्वर कितने हैं? 11 प्लस 2, ये 2 कौन से हैं? अयोग वाह। कौन है? अयोग वाह। जो शब्द जो व्यंजन है या स्वर है, ये स्वर के श्रेणी में रखते हैं, लेकिन आधे व्यंजन और आधे स्वर में आते हैं। अब ये जो 11 है, इनमें 2 श्रेणियां हमने डिवाइड कर रखी। कौन सी श्रेणियां भाई? तो इसमें पहली श्रेणी है लघु या ह्रस्व। लघु या जो ह्रस्व है, ह्रस्व स्वर। इसके बाद में दीर्घ, दीर्घ या गुरु स्वर। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 4 आते हैं, इन 4 को छोड़ करके बाकी शेष कहां चले जाएंगे? सातों के सातों ही दीर्घ में चले जाएंगे। तो ये 4 कौन से हैं? अब इन चारों को देख लीजिए, इन चारों को देखना महत्वपूर्ण है। अ है, ई है, उ है, और जो चौथा है वो कौन सा है आपका? रे। ऋषि जी भी लघु वाला है। दीर्घ री भी होता है मेरे साथियों, दीर्घ री इस तरीके से होता है, लेकिन इस दीर्घ री का प्रयोग संस्कृत में होता है, बल्कि हिंदी में नहीं प्रयोग होता है, संस्कृत में इसका प्रयोग किया जाता है। याद रहेगी एक एक बात, भूलेंगे तो नहीं। तो यहां पर जो आपसे पूछा गया किसके अंतर्गत आता है, तो ह्रस्व स्वर के श्रेणी में इसे रखा जाता है। याद रहेगा सब कुछ, बढ़े आगे। चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चे समझते हुए चल रहे हैं, नोट करते हुए चल रहे हैं, नोटबुक लेके बैठे हुए पढ़ने वाले बच्चे हैं, सिलेक्शन पाने वाले हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। आपके सामने एक वाक्य दिया गया है और उस वाक्य के लिए आपको 4 विकल्प में शब्द दिया हुआ है, उसमें से क्रिया का एक सही शब्द का चयन करना है। तो कौन सा होगा वह देखिए आप। तो शायद कल मीरा दिल्ली डैश। तो यहां पर आपको संभाव्य, शायद शब्द क्या दिखा रहा है? संभाव्य दिखा रहा है, संभावना दिखा रहा है, भविष्य दिखा रहा है। और जब अगर भविष्य की बात आ जाए, संभावना दिखाने लग जाए, इसका मतलब है फ्यूचर की बात होगी, भविष्य काल की बात होगी। और भविष्य की जहां बात होगी वहां जा चुकी भूतकाल को होगी, जाती हैं वर्तमान होगी, जाए या जाएगी। शायद कल मीरा दिल्ली जाए या दिल्ली जाएगी। बताएं यहां पर संभाव्य में कौन सी आएगी? तो यहां पर आपके सामने जाए शब्द आएगा। शायद जाए या ना जाए, जाएगी तो कंफर्म हो जाएगा ना कि जाना ही है, तो फिर शायद शब्द का कोई औचित्य नहीं रहेगा, फिर होगा कल मीरा दिल्ली जाएगी। अगर ये होगा तो जाएगी शब्द आएगा, और अगर शायद जा सकते हैं या नहीं जा सकते, शायद शब्द यानी कन्फ्यूजन हो रहा है, संभावना है जाए या ना जाए वो अलग बात है, और ऐसे आ जाए तो वहां पर जाए शब्द पर रुकेंगे हम लोग। ठीक है, तो संभाव्य में आपको पूरा डिटेल समझा दिया, आज और कल के और फ्यूचर के सेंस में, है ना। संभाव्य भविष्य काल में क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या करने की संभावना व्यक्त की जाती हो, वहां पर संभाव्य भविष्य काल विराजमान होता है। अगला है गाड़ी, गाड़ी। शब्द युग्म के लिए सही अर्थ बताइए। एक में ढ है, ढ है, एक में अढ़ है, ढक्कन वाला है। ठीक है, इन दोनों के उच्चारण में केवल इन एक जैसा है, दिखने में समान है, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। तो ये जो गाड़ी है आप वही जो चला रहे हैं, यानी कि कार है, बस है, बाइक है, उसके बारे में, यानी कि ये वाहन है, वाहन है, वाहन है, और वाहन, वाहन, और वाहन को ही क्या कहते हैं? वाहन को ही यान के नाम से भी जानते हैं, वाहन को ही यान के नाम से भी जानते हैं। तो आपके सामने पहला में गहरी नहीं होगा, निकाली नहीं होगा, कि गिरी नहीं होगा, यान आएगा, और गहरी अपने आप में निकल करके आ गया है। ये गहरी खाई है, तो ये आपके समक्ष ये वाला हो गया, और यान यानी कि आपके सामने आपकी प्यारी सी गड्डी आ गई है। इस गड्डी में बैठ करके चल दीजिए, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश पुलिस की ये गड्डी है, इसमें आपका बैठने की बारी है। भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। सहचर, मधुकर, पंचशर, निशाचर।
तो यहां पर आपका भ्रमर का क्या होगा, मधुकर निकल करके आएगा। सहचर साथ चलने वाला, और ये पंचशर यानी कि कामदेव, काम करने वाला, कामदेव, मनोज, कृपंद, कंदर्प, कंदर्प, ये सब क्या है, पंचशर के पर्यायवाची। निशाचर जो नाइट में दिखाई दे, नाइट में कौन, चांद दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है। अब चंद्रमा के पर्यायवाची देखिए, चांद है, शशि है, राकेश है, हिमांशु है, सुधांशु है, सारंग है, निशापति है, ये सभी किसे कहता है, चंद्रमा को कहा जाता है। सहचर आपका सखा, आपका मित्र, साथी, सहकर्मी, स्वजन, आपका सहपाठी, ये सभी क्या होगा, सहचर आएगा। लेकिन भ्रमर जो है वो क्या है, ये रहा भमरा, भुन भुन करता हुआ आता है और ये मधुर आवाज निकालता हुआ आता है, और इसलिए से मधुकर कहा जाता है। ठीक है, बढ़े आगे, आगे की तरफ चलते हैं। फिर आगे आपके सामने त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है, त्यागपत्र। अब देखिए, त्यागपत्र को याद करने की सीधी सी ट्रिक है, त्याग शब्द से। त्याग शब्द को उठाइए, और त्याग, आपने देखा होगा जैन धर्म की दो शाखा है, एक जैन धर्म है, जैन धर्म है। जैन धर्म की दो शाखा है, कौन कौन सी है, दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन। जो दिगंबर जैन होते हैं उनके जो रूल हैं वो कठिन माने जाते हैं, यानी कि जैन धर्म के दोनों ही धर्म कठिन है, लेकिन उनमें भी कठिन वो है। इनमें इनके जो गुरु होते हैं, जो सर्वज्ञानी होते हैं, वह क्या करते हैं, अपनी सारी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, और जब वे सभी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, उनके निर्देशक अनुसार इंद्रियां काम करने लगती हैं, तब वे सर्वज्ञानी बनते हैं। और जब वे सर्वज्ञानी बनते हैं तो वे गुरु का रूप धारण करते हैं, और जब गुरु का रूप धारण कर रहे हैं तो वे अपने धर्म के जितने भी अनुयायी है उनको उपदेश भी देते हैं, सत्य का पालन करवाते हैं, अहिंसा, परमो धर्म, इस तरीके से आगे लेके चलते हैं। इनके नियमों का पालन करते हुए वस्त्र का त्याग भी करते हैं, वे वस्त्र धारण नहीं करते हैं, नग्न अवस्था में वे रहते हैं। और इतनी बड़ी उपलब्धि कि नग्न अवस्था में अब तभी रह पाएंगे जब वह अपने सारे इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर पाएंगे, यानी सर्वज्ञानी हो जाएंगे। ये त्याग शब्द से याद रखना, जो त्याग, वस्त्र त्यागा, इनका कठिन धर्म है। तो त्याग, त्याग से वस्त्र त्याग दिए, और किस धर्म में त्यागते हैं, जैन। तो ऐसे कवि जिसका नाम जैन से स्टार्ट हो रहा, तो वो कौन है, जैनेन्द्र, जैनेन्द्र कुमार जो है वो क्या हो जाएगा आपके समक्ष, त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार निकल करके आ जाएगा। रेणु, मेला आंचल, इनका उपन्यास से जो पूछा था, मेला आंचल, आंचल। इसके अंदर प्रेमचंद, गोदान, याद रखना, गोदान, निर्मला, और मंगलसूत्र अधूरा है, मंगल, मंगलसूत्र। और पूछता है इनसे, कफन पूछता है, कफन पूछ लेता है, और इसके बाद में सदगति पूछ लेता है, सदगति पूछ लेता है, गति, सदगति पूछ लेता है। और भी बहुत सारी रचना है, नमक का दरोगा है, ऐसी दो बेलो एक कथा, बहुत सारी कहानियां इनकी कम नहीं है, गबन वगैरह सब। तो प्रेम मंजूषा इनके पुत्र अमृत लाल जी के द्वारा लिखी गई। और अज्ञेय, अज्ञेय की एक ही याद रखना, जो असाध्य वीणा, असाध्य वीणा, असाध्य वीणा जो है इनकी सबसे प्रसिद्धों में से है, और यह पूछी जाती है एग्जाम में। बड़े आगे, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ रहा है, ये यहाँ पर इसका लिखा हुआ त्यागपत्र का प्रकाशन कब हुआ भाई, तो ये भी जरूरी है, त्यागपत्र का प्रकाशन वर्ष वगैरह सब कुछ आपके लिए याद होना बहुत जरूरी है। तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है आपके समक्ष, अरे क्या हो गया इसको, 1937 में इसका प्रकाशन हुआ, और यह उपन्यास मृणा नामक युवती जो है उसके जीवन पर आधारित लिखी गई रचना है। अगला आपके समक्ष आया है, और वह है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश के बारे में जो लिखा गया है वो क्या कह रहा है, देखिएगा जरा ध्यान से। इसमें प्रश्न संख्या 17 से लगा करके 21 तक दिए गए। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता, वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति के कुछ क्षणों में ही जापान की अजय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की यह युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शास्त्र यंत्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्र अस्त्र बनाने प्राय सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गया है। अतः
युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा। अतः दुनिया का सर्वनाश या अधिकांश नाश तो अवश्य ही हो जाएगा। इसीलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्र अस्त्रों के निर्माण में जो दिशा अपनाई गई है उसी के अनुसार आज इतने उन्नत जो शस्त्र अस्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश होने की आसन दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम और बने शस्त्रों के प्रयोग को रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक है। भयंकर आतंक है भाई, विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस पूरी पृथ्वी को ही नष्ट कर दें। चलिए अब पहला प्रश्न इस गद्यांश का आपके समक्ष रहा। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? जापान की अजय शक्ति की पराजय से, अमेरिका की विजय से, जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस की प्रतिस्पर्धा थे तो आपके सामने जापान की विनाश स्थिति हुई थी। ये जापान का मैप है, ये जापान का मैप है भाई, याद रखना। ये जापान को मिटा दिया गया था उस समय, एक तरीके से बहुत बड़ी हानि हुई थी इसको। अगला प्रश्न 18वां, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र अस्त्र क्यों बना रहे हैं? अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से, पारस्परिक भय के कारण, अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से, अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से। बताइए क्या करना चाहते हैं बड़े बड़े देश? आधुनिक विनाशकारी अस्त्र शस्त्र और अस्त्र का निर्माण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे अपने जो पारस्परिक भय है के कारण क्या कर रहे हैं, लड़ाई जो चल रही है, इसलिए उस लड़ाई को कम करने के लिए कि लड़ाई अब ना हो आगे, उसके लिए इसका निर्माण कर रहे हैं, दबाव में रखने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। दोनों देशों की सेनाएं इन युद्धों में मारी जाते हैं। दोनों देशों के शस्त्र अस्त्र इन युद्धों में समाप्त हो जाते हैं। दोनों देशों में महामारी और भूखमरी फैल जाती हैं। बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर आपके सामने अधिकांश जो जनता है और उनकी संपत्ति का नष्ट होना तय रहता है। क्यों? क्योंकि अब आधुनिक हथियार है, आप गोलेबारी करेंगे। अभी आपने देखा होगा 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी सी हुई थी संघर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। जब भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो वहां पर पाकिस्तान में बहुत सारी जगह उनके मकान, जान माल सभी का हानि हुआ। तो ये क्या है आपका? इसीलिए आपने यूरोपीय कंट्रीज में देखी होगी, एशिया में भी अगर आप इजराइल और जो गाजा पट्टी वाला इलाका की अगर बात कर ले तो वहां पर भी जो युद्ध चल रहे हैं वहां की स्थिति देख लीजिए आप। यूक्रेन और जो रूस की स्थिति है वहां पर देख लीजिए आप क्या हो रहा है। अधिकांश जनता परेशान है, उनकी संपत्ति नष्ट होती चली जा रही है। ये भयंकर स्थिति बन रही है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर जा सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, वह है इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? कथ्य यानी कि क्या कहना चाह रहा है? विश्व में शस्त्र अस्त्रों की होड़ है, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति की बात कर रहा है, आतंक और सर्वनाश का भय है, द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका है। तो यहाँ आपको मिलेगा निशस्त्रीकरण की बात कर रहे हैं और शांति बनाए रखिए। ये कबूतर शांति का दूध बन करके आ रहा है, अस्त्र शस्त्र का धारण नहीं करने देना चाहिए, इसकी बात कर रहा है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्र अस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है? अमेरिका की विजय ने, बड़े देशों की जो पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ने, और साथ में अमेरिका ने जापान के विनाश ने, अमेरिका के जापान के विनाश ने। भयंकर विनाशकारी की बात हो रही साथियों। विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है? तो यह आपके समक्ष निकल करके आएगा, वो है जो विकल्प नंबर डी, जापान के विनाश ने। जापान की पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसको भयंकर रूप से तोड़ा था। साथ में वहां की सेना है, उनकी जीत होने वाली तय थी, उसको हार में बदला था अमेरिका ने। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तब वहां कौन सा वाच्य होता है? कृत्यवाच्य, मिश्रवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो कृत्यवाच्य वहां पर होता है। क्या होता है? कृत्यवाच्य वहां पर होता है। यहां पर कृत्यवाच्य का प्रयोग जो है कर्ता और क्रिया के बीच में डिपेंडेंसी रहती है एक दूसरे में। देखिए, दिनेश पुस्तक पढ़ता है, राम आम खाता है, ये वाक्य में प्रयोग हो रहा है। जो वाच्य है उसके तीन भेद होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तीन प्रकार होते हैं वाच्य की, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तीनों को मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके दूंगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। अगला आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव का भेद नहीं है? विस्मय बोधक क्रिया विशेषण,
संबंध बोधक, परिमाण बोधक। तो यहां पर हमसे क्या पूछा, अवयव का भेद नहीं है। तो अवयव का भेद कौन सा नहीं है, परिमाण बोधक आपका नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए यहां मिलेगा आपके सामने जो परिमाण बोधक है वह अवयव का भेद नहीं है। परिमाण बोधक एक विशेषण क्रिया विशेषण अवयव का एक भाग है। अर्थ की दृष्टि से अगर अवयव के भेद देखें तो ये 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। उसमें समुच्चय होता है, उसमें संबंध की बात करता है, उसमें क्रिया की बात करता है, क्रिया विशेषण की, और विस्मय आदि बोधक की बात करता है। हमारे सामने यहाँ परिमाण बोधक जो है वह एक क्रिया विशेषण नामक एक जो अवयव है उसी के अंदर रखा जाता है, उससे अलग नहीं रखा जाता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न आप सभी के समक्ष है। क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध यानी कि गलत है। गलत कौन सा है वो पूछा है। राहुल क्या लिख रहा है, बात तो सही है, इसमें कहीं शुद्ध नहीं। राहुल क्या जा रहा है, राहुल कहां जा रहा है कि जाके क्या जा रहा है, गलत हो गया। और गलत ही क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया, आगे पढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। और अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है। पॉइंट नोटेड मिलोट। नोटेड क्यों, क्योंकि यहां पर नहीं पूछा गया है उस सेंस में। चिट्ठी, पुष्प, पत्ता, कागज। चिट्ठी किस पर लिखी जाती है, कागज पर लिखी जाती है। पत्र का अनेकार्थी बन रहा है। पत्ता क्या है, पहले पत्र जो है वह एक पत्ते पर लिखा जाता था, कागज पत्र लिखने का लिए होता है। पुष्प क्या है, एक फूल है, क्या है, फूल की बात हो रही। तो ये गलत हो जाएगा और गलत ही क्या होगा, सही होगा, यानी कि बी इज करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, पत्ता और ये चिट्ठी वगैरह, पत्र, जो भी पंख, ये सब क्या आपके सामने पत्र के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 26। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थालंकार है। ये लीजिए मजेदार प्रश्न। अर्थालंकार में आपके समक्ष पहले अर्थालंकार की बात करें उससे पहले है शब्दालंकार। शब्दालंकार देखिए आपसे यहां पर लगातार घुमा फिरा के पूछ रहा है 3-4 नाम। तो शब्दालंकार में आएगा आपका अनुप्रास, अनुप्रास। शब्दालंकार में आपका आएगा यमक, यमराज। शब्दालंकार में आपका आएगा श्लेष, श्लेष। अब एक बात याद रखना, जो अनुप्रास अलंकार हैं उसमें क्या होता है, अनुप्रास में आपको मिलेगा जहां पर वर्ण की आवृत्ति बार होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है। यहां पर शब्द का दोहराव, शब्द का दोहराव, दोहराव। और दोहराव तो है लेकिन अर्थ अलग अलग, अर्थ अलग अलग, अलग अलग अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना, याद रखना। इसके बाद में जो आपके समक्ष एक और आया वो कौन सा है, श्लेष। यहां पर भी शब्द एक है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ, अनेक अर्थ, ऐसे शब्द का प्रयोग, एक ही शब्द के अनेक अनेक अर्थ देने वाले शब्द का प्रयोग होना, वहां पर श्लेष अलंकार होगा। जैसे कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, मोती गए, मतलब पानी के में अंदर जो है यहाँ पर पानी शब्द उसके अनेक अर्थ हैं। और पानी जो शब्द है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, जो बिन सुन यानी कि पानी बिन सब सुने, यहाँ पर जो पानी शब्द है उसके 3 अर्थ होंगे। एक तो मनुष्य के सेंस में हमारी इज्जत, यहाँ पर मोती के लिए भी, और इसके बाद में जो पानी है वो आटा के लिए, जो आटा गूंथने के लिए भी प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखें तो वर्ण में देखें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर च वर्ण बार हो गया। शब्द में कनक कनक ते सोगुनी मादकता दिखाई, तो यहाँ पर क्या हो गया, शब्द का दोहरा गया, कनक कनक, एक कनक धतुरा, एक कनक सोना है ना। अब बचा कौन सा आपका अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में आपको रूपक मिल जाएगा, उत्प्रेक्षा मिल जाएगा, अतिशयोक्ति मिल जाएगा। ये जो जाएंगे आपको कहां मिलेंगे, ये आपको रूपक, ये सभी मिलेंगे आपको अर्थालंकार में। ठीक है, ये अर्थालंकार की परिभाषा लिखी हुई है। अगला प्रश्न 27। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, घोष, च, थ, ख, म। तो म क्या आएगी यहाँ पर, आपका घोष वर्ण आएगा। क्यों, क्योंकि जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। ग, घ, अंग्य, ज, झ, अंग्य, ढ, ढ, अंग्य, द, ध, न। कुल मिलाकर के अगर यहाँ कहें हम, तो जो आपके समक्ष पहला, सॉरी, ख, ग, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और ह
और यर लव, ये होंगे आपका घोष। और जो पहला और दूसरा है, पहला और दूसरा जो मिलेगा, और तीनों श और तीनों स, तीनों स ये मिलेगा आपको अघोष में। ठीक है, पहला और दूसरा याद रखना है ना। चलें आगे बढ़िए। ये करवा चुका हूं इसलिए मैं थोड़ा कम डिटेल करवा रहा हूं, इनका डिटेल पहले करवा चुका हूं। छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? संबंध, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो छत से क्या कर रही है? ईंट गिर रही है, ईंट गिरी है नीचे। संबंध, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो यहां पर मिलेगा आपको अपादान कारक, जो छत से ईंट नीचे की तरफ जा रही है। ये देखिए छत से ईंट गिर रही है, और जब ईंट गिरेगी तो भाई नीचे जाएगी ना। अपादान कारक में जो स्थिति है वो कब हो रही है? जब अलग हो रही हो कुछ। अपादान कारक उस स्थिति को दर्शाता है जब किसी वस्तु या स्थान से अलगाव या दूरी को प्रकट की जाती है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का पता चले उससे कारक कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। अगला 29वां प्रश्न है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, या सहायक क्रिया, या संबंध बोधक क्रिया। बहुत मजेदार प्रश्न है साथियों, मजेदार ऐसे हैं ये प्रश्न 100% आना है, कैसे आना है? आपको मुख्य क्रिया की मदद कर रहे हैं तो मदद को क्या कहेंगे? सहायता करना, और सहायता को क्या होता है? सहायक क्रिया माना जाएगा। ये लीजिए विकल्प नंबर सी हो गया करेक्ट। वह पढ़ रहा है में पढ़ जो मुख्य क्रिया है, और रहा है यहां पर सहायक क्रिया है, जो मुख्य क्रिया के अर्थ को क्या कर रही है? स्पष्ट करने का प्रयास कर रही है। एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है? एक मुलाकात जरूरी है, इस बात की कौन बात करेगा? कृष्णा सोभती जी, उषा राजे, अलका सरावगी, दीप्ति खंडेलवाल। तो देखिए उषा राजे जो है वो कहते हैं एक मुलाकात अभी बाकी है मेरे यार, इतनी क्या जल्दी थी रूठने की, क्योंकि अभी तो मुलाकात होना बाकी। एक मुलाकात ही सब कुछ है, एक मुलाकात ही सिलेक्शन की बात है ना। तो एक मुलाकात उषा राजे से, याद रखना इनको। अगला प्रश्न आपके समक्ष है और वह है आपका, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? देखिए अपवादों को अगर छोड़ दें तो वहां पर पुल्लिंग आना चाहिए, क्या आना चाहिए? पुल्लिंग। लेकिन यह प्रश्न विवादास्पद था। क्या था? विवाद उत्पन्न किया कि भाई आप क्या चाहते हो सिलेक्शन में भी, लिंग भेद। ऐसे में जब इसके ऊपर आक्षेप लगने की बात आई तो बोर्ड ने पहले इस प्रश्न को रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं माना गया। हालांकि यहाँ पर अपवाद को छोड़कर सभी लगभग इसी मानते हैं, लेकिन अपवाद है और अपवाद में बहुत सारे ऐसे वर्ण हैं, अक्षर हैं जो कि स्त्रीलिंग भी है, उभयलिंगी भी है। ऐसे में यह प्रश्न गलत था और गलत होने के कारण इसको हटा दिया गया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला ना जा सके। ऐच्छिक, भैया आपकी मर्जी से काम चलेगा, वहां ऐच्छिक होता है। जिसे टाला ना जा सके इस सेंस में इसका प्रयोग नहीं होगा। अनिवार्यतः, यहां पर अनिवार्यतः गलत बात है। अनिव्रत और अनिवार्य, अनिवार्य क्या है? कंपलसरी है, जिसको टाला नहीं जाएगा, होके ही रहेगा, करना ही होगा, उस सेंस में प्रयोग होगा। यहां पर ये देखिए अनिवार्य, ताला लगा दिया, इतने घंटे में करना ही है आपको, इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही है। अनिवार्य, आप टाल नहीं सकते, तैयारी को कम नहीं कर सकते, क्लास भी करना है क्योंकि सिलेक्शन लेना है। अनिवारित, जो रोका ना गया हो उसे अनिवारित कहते हैं, जिसे रोका नहीं गया उसे अनिवारित कहते हैं। ऐच्छिक, जो अपनी इच्छा या पसंद पर निर्भर करता हुआ ऐच्छिक बात होती है। याद रखना मेरे साथियों, इस बात को याद रखना। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। मुहावरा का सिलेक्शन करना है। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। देखिए अरे मीठी मीठी बातें करके ले गया, वही बात कि मीठी मीठी बातें करके हमें लूट ले गया। ये कौन है? मखमल्ले जूते मारना, पानी पानी हो जाना, छेप जाना, दुर्गति करना। तो मीठी मीठी बातें करना, मखमल्ले जूते मारना, खिंच खिंच के मार रहा जूते, ये देखिए जूते, मखमल्ले जूते मारना एकदम करेक्ट होगा। छेप जाना यानी कि शर्माना या लज्जित होना बात। इसके बाद में जो पानी पानी होना, शर्मिंदा होना, इसके लिए है। सिलेक्शन नहीं होगा, तैयारी नहीं की थी इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, और जब आपसे रिजल्ट पूछा गया, आपके साथी आपके साथ में रहा, उसका सिलेक्शन होता है, आपका नहीं होता, आप क्या होगा? शर्मिंदा हो जाएंगे। मिथ्या आडंबरों के अर्थ में
किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? छोटा मुंह बड़ी बात, ये तो भाई अयोग्य होगा। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को योग्य चीज मिल जाना। छटांक चून चौबारे रसोई, बिल्कुल मिथ्या आडंबर करने वाला। छटांक चून चौबारे रसोई, यानी कि जो अन्य विकल्प में इसका अर्थ नहीं जा रहा, तो यहाँ पर छटांक चून चौबारे जो रसोई है, इस लोकोक्ति का अर्थ है कि भाई मिथ्या आडंबर करना, आडंबरों की व्याख्या करना, केवल मिथ्या फैलाना, उस सेंस में। अगला जो दिया यहाँ पर, छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी योग्यता से बड़ी बात करना। आपकी योग्यता है भाई, मान लीजिए आप 10वीं पास है तो आप कांस्टेबल की तैयारी करेंगे, लेकिन आप कहें नहीं हम यूपीएससी की एग्जाम देंगे इस बार, कैसे दोगे भाई? ग्रेजुएशन होना चाहिए। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज में देना, यानी कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन पास नहीं किया और यूपीएससी पास करके आपको पोस्टिंग मिल गई और बना दिया आपको क्या? डायरेक्ट सचिव। और जब आप प्रधानमंत्री सचिव बनते हो तो आपके पास अयोग्य है आप, लेकिन आप वैसे काम करेंगे जितनी आपकी योग्यता है। यह है कि अयोग्य व्यक्ति को क्या मिल गया? उसकी योग्यता से ज्यादा वरीयता वाली पोस्ट उसको मिल जाना। अगला प्रश्न है अनाज का पर्यायवाची पूछा है। शैष, रूपा, चाह, सलील, तो शस्य जो है वह क्या होगा? अनाज का पर्यायवाची होगा। सलील का पर्यायवाची जल, नीर, अंबु, पयवारी। रूपा फिर से लगेगा मेला और आएगा कौन? रूपा। वहां कौन आएगा? गुज्जर आएगा, वही। रजत, रोम्य, रूपक। और चाह यानी कि आपकी कामना है, आप चाहते हैं किसी को, क्या चाहते हैं भाई? वर्दी पहनना चाहते हैं ना आप, ये आपकी चाह है, आपकी इच्छा है, आपकी कामना है। तो कामना, इच्छा, लिप्सा, आकांक्षा, ये सब चाह की तो बात होगी। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है वत, आवत, हावत, कह, तो आवत शब्द जो है यहाँ पर क्या बन जाएगा? कहावत में प्रत्यय बन जाएगा। ये आवत जो प्रत्यय है ना, लगातार पूछा जा रहा है। अद्भुत जो रस है उसका स्थायी भाव पूछा है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। अद्भुत, उत्साह नहीं होगा, भय नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, विस्मय होगा। अब यहां मैं 12 रसों का एक बार और आपको 9 रसों की मैं एक बार और व्याख्या दे रहा हूं, और एक दो का बता दूंगा अलग से, पर 9 रस का अलग से दे रहा हूं। ये 5 बार रिपीट इसलिए एक बार काट रहा हूं, यहाँ थोड़ा गलत भी टाइप। श्रृंगार को देखिए पहले आप, 12 नहीं, वैसे तो रस 9 है और 2 जोड़ दे तो 11 रस हो जाएंगे टोटल। वो 11 में कौन कौन से? एक तो भक्ति और एक जो आपका शांत यहाँ आ गया है वात्सल्य, ये 2 रस और रहेंगे, है ना। 11 रस होते हैं टोटल। कितने? 11 हैं। 11 में से एक वात्सल्य और एक जो है आपका भक्ति रस, ठीक। अब देखिए श्रृंगार यहाँ गलत लिखा है, श्रृंगार ऐसे लिखिएगा। श्रृंगार का रति है, करुण का शोक है, हास्य का हास्य है, वीर का उत्साह है, और ये उत्साह वीर का दिया था यहाँ। रौद्र का क्रोध है, भयानक का भय है, विभत्स का जुगुप्सा, या एक और होता है घृणा। क्या होता है? घृणा। इसके बाद में जो शांत है उसका निर्वेद है, और अद्भुत का विस्मय है, और विस्मय की जगह आश्चर्य भी बात लिख सकता है। क्या? आश्चर्य। आगे की तरफ, और ये आज की प्रश्न श्रृंखला हमारी कंप्लीट हो रही है। अब आप कर रहे हैं अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी इनमें से, तो आप हमारे चैनल यानी कि यज्ञ विद्या के साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं और शिखर पर पहुंचा करके सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करिए। मॉक टेस्ट लगाने के लिए, लाइव कोर्सेज का अपडेट पाने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपडेट पा सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल और जो ट्विटर है, एक्स, इन पर आप करंट अफेयर, रोजाना का जीके का अपडेट पा सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो, क्यूरी हो, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज, कॉल के माध्यम से अपडेट दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, अपने साथियों के साथ लिंक फॉरवर्ड कीजिए, और वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगी क्लास, कितनी थ्योरी कम करना है, ज्यादा करना है, इसके बारे में भी आप कमेंट करके बताइएगा, मैं देखूंगा जरूर। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।